हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑडिटिंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपके ऑडिटिंग सब्जेक्ट, जो कि पेपर नंबर 10 का बैलेंस 50% ऑफ द पेपर है, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग लास्ट सेशन में चालू किए थे। आज हम उसके सेकेंड सेशन पर हैं। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, जहां हमने कुछ बेसिक बातें, ऑडिटिंग का सब्जेक्ट क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ और शुड यू डू, सिलेबस की डिटेलिंग्स, ये हमने समझ ली थी। और इस चैप्टर का इनिशियल ऑडिटिंग के समझने के साथ साथ इनिशियल ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो वी डिड। एक बार ये क्विक सा रिकैप लेते हैं। यस, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, क्या पढ़ा था हमने। ऑडिटिंग इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि पहले स्मॉल बिजनेसेस होते थे जहां डायरेक्ट कंट्रोल होता था, फिर बिजनेस एक्सपैंड होने लगे, जिससे उन स्मॉल बिजनेसेस या बिजनेस ओनर्स का कंट्रोल कम होने लगा। मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट थी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की नीड हमें आती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस हुआ। अगर मैं ऑडिटिंग इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बात करूं, तो रीजंस उसके पर्टिकुलरली थे कि हमारे पास लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है। यस, एक बिजनेसमैन जो पहले छोटे बिजनेस को तो हैंडल कर पा रहा था, बट आज क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया है तो सब कुछ ट्रैक डाउन करना चैलेंजिंग हो गया। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट है। यहाँ पे हमने अपना एग्जांपल भी लिया था कि शेयर होल्डर्स को जानना है अंदर क्या हो रहा है भैया। यस, यू नीड टू देन ऑडिटिंग विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स अब स्टाफ रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क है एरर का, फ्रॉड का। यस, प्लस पब्लिक फंड के का ऑडिट हमें चाहिए। जनता जवाब मांगती है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और करप्शन कंट्रोल में भी ऑडिटिंग का रोल दिख रहा है। और इस तरीके से ऑडिटिंग की नीड इवॉल्व होती चली गई। अगर मैं अब आपको ले चलती हूँ निमोनिक, जो हमने समझा था, याद करने की कोशिश करी थी कि ऑडिट इंडिया में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम मुगल्स, मौर्याज एंड गुप्ताज, एमएमएम। हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया 1856 में, 1857 में एक्चुअली। ओके, फिर कंपनीज एक्ट हमारे पास 1913, 1956 और इवॉल्व हुआ। पहले मैंडेटरी नहीं था, फिर मैंडेटरी हो गया, और फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग के प्रोविजंस आ गए। फिर कॉस्ट ऑडिट आया 1965 में, टैक्स ऑडिट आया 1984 में, स्पेशल वैल्यूएशन ऑडिट आ गया 1995 एंड 1997 में, फिर कैग और कंपनीज एक्ट 2013 में तो हम इवॉल्व होते ही चल दिए, है ना। इसको हम ऐसे किए थे MGM JCC TSCC। ये हमने एक एक्रोनिम, मतलब बेसिकली हम अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम पूरा प्रोसेस इवॉल्व, किस तरीके से हमारा ऑडिट हुआ, हमने उसको देखा है। अगर आपको लगता है कि मोनिक टू मच हो रहा है आपके लिए याद करना, कि भैया याद करने को भी कैसे याद करना, उसको भी याद करना पड़े, तो यू कैन इग्नोर। It is just if it might work for somebody, some of you. It has been working for me and it has been working for a lot of people. But there are few students who say कि भैया मैं तो मिमोनिक की डायरेक्शन से नहीं जा पाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है जब हम ये छोटे छोटे ट्रिक्स याद कर लेते हैं, तो हम जब चीज़ें लिखनी होती हैं, जब हमें प्रोड्यूस करना होता है हमारे ब्रेन में क्या है, तो हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है कि हाँ हमने सब कुछ लिख लिया है या नहीं। दैट्स माई ओपिनियन, बट देन यू कैन चूज। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल, आप चूज़ कर सकते हो कि आप ये ट्रिक यूज़ करना चाहते हो या आप इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से याद करना चाह रहे हो। ओके, अब थर्ड कंसेप्ट जो हमने देखा था वो था कंसेप्ट ऑफ ऑडिट। कंसेप्ट ऑफ ऑडिट हमने दो तरीके से देखा, नैरो जो कि ट्रेडिशनल था, ब्रॉड जो कि मॉडर्न था। यस, अगर मैं आपसे बात करती हूँ नैरो सेंस में या ट्रेडिशनल सेंस में ऑडिटिंग की, वहाँ सिर्फ हम जैसे तेनालीरामा सुन रहे थे, ऑडिट
comes from a Greek word odair which means to hear. पहले हम सुन रहे थे, explanation ले रहे थे, उसमें deep dive कर रहे थे. That was pretty much it about auditing. Yes, यहाँ पे हम accounts की accuracy check कर रहे थे. Scope सिर्फ financial statements तक ही limited था. Example हम ले रहे हैं shop owner verifying sales record. ये traditional ही है. ओके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिगर्स हो रही है, ऐसा हमको टेलर और पेरी ने डेफिनेशन दी, और ऐसे 200 से हमें डेफिनेशन मॉडर्न ऑडिटिंग की मिल गई थी, है ना. जहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. फिर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन बायस्ड, नॉन पार्शियल, किसी भी तरीके से हमारा डिसीजन, हमारा जो कमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट एज एन ऑडिटर आने वाला है, वो किसी भी तरीके से नो इंक्लाइंड नहीं है टूवर्ड्स द कंपनी. यस, जब मैं मॉडर्न या ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता रही हूँ ऑडिटिंग का, तो यहाँ पे हम ओवरऑल फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ESG ऑडिट, IT ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट जैसे बातचीत भी आ जाती हैं. अ कंपनी अंडरगोइंग एन ESG एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ऑडिट. यस, तो ये हमने बात देखी थी. फिर हमने हम फीचर्स पे नहीं पहुंचे थे, बस इतनी ही बात पे हमने लास्ट सेशन में बातचीत को ख़त्म किया था. हमने बोला था ऑडिट स्टार्टेड विद साउंड एंड नाउ इट सराउंड्स. यस, ये बातचीत हमने लास्ट सेशन में देख ली थी. अब चलते हैं आज के सेशन की ओर, जहां हम पढ़ने वाले हैं क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग. जैसे एक बारे में बात करते हैं, एक मोबाइल है, ठीक है. लेट्स से दिस मोबाइल इज़ गूगल पिक्सल, जिसको अब लोग एप्पल के कैमरा से भी बेटर बता रहे हैं. और हम तो, माय हस्बैंड हैज़ दिस मोबाइल, सो आई कैन टोटली वाउच फॉर इट. तो मैं यहाँ इसके का फीचर्स देखना चाह रही हूँ. लेट्स से मैं इस मोबाइल की फीचर्स देखना चाह रही हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि सम स्पेसिफिकेशन का इसमें कैमरा है, इतनी इसमें मेमोरी इतना GB मेमोरी है, इस तरीके से इसकी स्क्रीन है, इसकी बॉडी लेट्स से पर्टिकुलर एक मेटल में बनी हुई है, इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस है. व्हाट आर दीज? ऑल ऑफ दीज आर फीचर्स, राइट. यही तो फीचर्स हैं. फीचर्स बेसिकली हमको ये बताता है कि प्रोडक्ट यूजफुल क्यों है, व्हाट मेक्स इट्स यूजफुल. विदाउट दीज a phone won't function the way we expect it to be. यही तो फीचर है ना. इस फीचर, जो फीचर्स मैं बोल रही हूँ, अगर ये नहीं होंगे इस फ़ोन के अंदर, तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है या जो हम क्लेम्स कर रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस फ़ोन, वो मीट नहीं होगी. ये होंगे तो इसलिए ये फ़ोन है, ये फीचर्स इस फ़ोन के अंदर है, इसलिए 1,11,000 रुपये का बिक रहा है, राइट. सिमिलरली ऑडिटिंग के भी अपने खुद के फीचर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं उसका पर्पस क्या है, ऑडिटिंग का स्कोप क्या है, ऑडिटिंग की क्रेडिबिलिटी क्या है. ये फीचर्स इंश्योर करते हैं कि ऑडिट रिलायबल हो. ठीक है, ऐसे कोई टॉम डिक एंड हैरी आके बोल के नहीं जा रहा है, एरा गैरा नत्थु खैरा कोई बातें नहीं हो रही है, हवा में कोई बातें नहीं कर रहे हैं हम. यस, अनबायस्ड हो और इफेक्टिव भी हो, ताकि वेरीफाई किया जा सके खाली फिनेंशियल नहीं, नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी. ओके, तो एक बार कनेक्ट करते हैं इस फीचर के पर्सपेक्टिव को, ऑडिट के फीचर के पर्सपेक्टिव को एक रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन के साथ. आप में से कितने बच्चों ने जैन शिकंजी, मोदी नगर में जो जैन शिकंजी है, उनका नाम सुना है? हाँ, अगर नहीं सुना है तो मैं अब सुना रही हूँ. वैसे तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए इफ वी आर समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, बट लेट्स से यू आर इन डिफरेंट पार्ट्स. एक सालों से एक बिजनेस है जो हाईवे पे है. अब तो खैर मोदी नगर से एंट्री नहीं करते अगर दिल्ली से हरिद्वार साइड जा रहे होते हैं, बट आज से 3-4 साल पहले तक वहीं से ही एंट्री और एग्जिट होता. मतलब मेन रोड पे, इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स हरिद्वार, लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप है जहाँ मतलब भीड़
टूटती ही नहीं थी। वो लोग बेचते थे जैन नाम के अंदर, जैन ब्रांड के अंदर, सॉरी, शिकंजी नींबू पानी, ओके। और फिर धीरे धीरे उन्होंने मसाले बेचने शुरू कर दिए, जो घर में मसाला डालो, पानी डालो, नींबू डालो एंड यू आर सॉर्टेड, इस तरीके से, ठीक है। अब ये बड़े हो रहे हैं, जैसे फैमिली बिजनेसेस होते हैं। तो पहले तो HUF काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, बट देन इवेंचुअली कंपनी स्ट्रक्चर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने बनाया। और इनमें से एक, मतलब लेट्स से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैमिली हिस्ट्री, बट एक भाई का बेटा शार्क टैंक में पिच लेके आया कि सेपरेट कर रहे हैं हम अपना बिजनेस, जो पैकेज्ड कैन में, जैसे कैन में पेप्सी मिलती है, कोका कोला मिलती है, इस तरीके से बेवरेज इंडस्ट्री में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। नो, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस पर्सन केम, ये दिख रहा है स्क्रीन पर, दिस पर्सन, ओके। ही केम आई थिंक इन सीजन 1, शार्क टैंक इंडिया सीजन 1, क्योंकि आई रिमेंबर अश्नीर ग्रोवर भी थे जिन्होंने इस में इन्वेस्ट किया था, ओके, एज एन इन्वेस्टर, एज अ शार्क, ओके। नाउ जैन शिकंजी शार्क टैंक में आए, बट लेट्स वेट व्हाट्स हैपनिंग। इमेजिन करते हैं शार्क टैंक नहीं, जो जैन शिकंजी है आपके मोदी नगर वाले, वो वो आते हैं शार्क टैंक में अपनी पिच देने के लिए, ओके। द ओनर्स आर एक्साइटेड टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट, वो अपना बिजनेस स्केल करना चाह रहे हैं कि भैया हम मोदी नगर में इतने वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, तो क्यों ना हम एक कियोस्क जो है एयरपोर्ट पे भी लगा दें, क्यों ना हम एक QSR यूनिट किसी मॉल में भी लगा दें, ठीक है। तो अभी बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और शार्क्स की गाइडेंस भी चाहिए, एक्सपर्टीज, ओके। बट बिफोर इन्वेस्टर्स पुट इन देयर मनी, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी सेल्स की फिगर बताइए, या फिर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई हिडन लॉसेस तो नहीं है, और क्या आप लीगल कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके प्राइवेट लिमिटेड में या पब्लिक लिमिटेड में। पब्लिक लिमिटेड तो खैर नहीं होगी, अदरवाइज वो नहीं जाते शार्क टैंक में पैसे लेने के लिए। पब्लिक लिमिटेड तो ऑलरेडी IPO के थ्रू लोगों से पैसे ले सकती है ना, जैसे रिलायंस ले रही है, अडानी ले रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो सीक फॉर इन्वेस्टमेंट इफ दे वांट टू ग्रो। बहुत सारी कंपनीज बूटस्ट्रैप, बोले तो खुद का पैसा भी डल रखा होता है। अब इन्होंने कुछ क्लेम्स करे कि हम तो इतने हजार करोड़ रुपए बिजनेस में से कमा रहे हैं, इतना पैसा हमने डाल रखा है। ये कैसे शार्क्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे मान ले कि जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो? हाँ, वो जानना चाहेंगे ना कि जो आप सेल्स फिगर बोल रहे हो वो एक्यूरेट है कि नहीं है, सारे प्रॉफिट रियल है, कोई विंडो ड्रेस तो नहीं है, ऐसे ही कुछ आपने रिग्ड प्रॉफिट्स तो नहीं दिखा रखे हैं, कोई हिडन लॉसेस तो नहीं है, सारे लीगल कंप्लायंसेस आप मीट कर भी रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर ऑडिट का रोल आ जाता है। जब इन्वेस्टर को अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, अपने पैसे डालने से पहले वो क्लियर होना चाहेंगे, एक ट्रस्ट वर्दी पिक्चर देखना चाहेंगे कि कंपनी के फिनेंसेस जो आप क्लेम कर रहे हो कि इतने करोड़, इतने लाख रुपए हम कमा रहे हैं, हाँ जी, बताइए कितनी सच्चाई है इस कहानी में, ओके। एंड व्हाट मेक्स एन ऑडिट रिलायबल। अब मान लेते हैं मैंने ऑडिट कुछ तो भी किया और पैसे ले लिए थोड़े बहुत इनसे और बोल दिया बढ़िया है, आप निश्चिंत होकर पैसे डाल दीजिए, ऐसे डाल देंगे क्या? बताइए, अगर आप शार्क होते, मे बी होंगे फ्यूचर में, यस, क्योंकि नमिता थापर आर फार्मा शार्क, यस, एम क्योर कंपनी की फाउंडर हैं, और बहुत सारे और बिजनेसेस में शी हैज़ इन्वेस्टेड, शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो हमारे बोट वाले अमन गुप्ता हैं, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मे बी टुमारो यू बिकम अ शार्क बीइंग अ CMA, या खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बोल रहे हैं अब ये ऑडिट रिलायबल है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टर होते हो और इस बिजनेस में पैसे डाल रहे होते हैं, चाहे वो जैन शिकंजी का बिजनेस हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे कोई डॉली चाय वाले का बिजनेस हो, या कोई सा भी बिजनेस हो, ओके, आप चाहेंगे कि ऑडिट जो हो एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए, किसी भी तरीके के रेलेवेंस पता चल रहा है जो ऑडिटर है वो इस जैन शिकंजी वाले का भांजा, भतीजा, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, बेटा, somebody हैज़ कम, तो क्या ये बायस्ड ओपिनियन नहीं देंगे कि हाँ भैया किसी तरीके से इन्वेस्टर आ जाए, पैसे डाल दें?
यस तो इस वजह से ऑडिट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो रिलायबल रहे, करेक्ट? दैट्स वेयर इट एसेंशियल फीचर्स कम इनटू प्ले। अब जब तक हम ये डिस्कशन करेंगे ना, हमने कहानी तो समझ ली, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ क्या फीचर्स हैं, आप समझ जाएंगे ना तो केवल कि क्या फीचर्स हैं, बट वो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके सो लेट्स गेट गोइंग। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। ऐसे नहीं चलो अब ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर करा, थोड़ा सा उधर किया, चाय पिया, पानी पिया, अपना ऑडिटर वाला रुबाब दिखाया और चल दिए। No, it has to ensure financial and non-financial information reliable भी है, accurate भी है और credible भी है। जो अगर आप बोल रहे हो ना कि 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, then you have to make sure, you have to do the investigation कि 1 करोड़ रुपए कैसे आए। अगर 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट है तो कितने प्रोडक्ट बिके हैं, कितना सेल्स रिटर्न हुआ है, कितना आपने बनाया था, कितनी आपके ऐसे इन्वेंट्री रखी है, कैश का प्रोविजन कितना है, बैंक में कितने पैसे रखे हैं, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। इफ यू आर मेकिंग सर्टेन क्लेम्स, वो कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हो? आजकल वो नहीं ना, जबान मैंने जबान दे दी ना, तो अब हम अपन की भी नहीं सुनेंगे। गॉन आर दोज डेज। हम कलयुग में रहते हैं घोर। नहीं नहीं, हम कर्म युग में रहते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिलायबल, एक्यूरेट एंड क्रेडिबल, बिलो आर इट्स की फीचर्स। सबसे पहला, इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का प्रमाण मिलता है कि हाँ जी, 1,000 रुपये रोज का खर्चा जो है वो और कैब ड्राइवर को दिया जा रहा था या कैब में खर्चा हो रहा था। ये डाला हुआ था, एक्सपेंस होता है हमारा 30,000 रुपये महीने का, कभी कभी 35 भी हो जाता है। ये वाला एक्सपेंस हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। कैसे? तुमने बोला, हमने मान लिया। तुमने बोला, हमने मान लिया। मान लेते हैं आप ऑडिट कर रहे थे या फिर आप अंडर करंट प्रैक्टिसिंग ऑडिटर CMA, यू हैव स्टार्टेड योर इंटर्नशिप और आपको बोला गया कि आप क्लाइंट प्लेस पे जाएंगे। वैसे तो आपका स्टाइपेंड जो है 5,000 रुपये है, बट आने जाने का खर्चा हम देंगे आपको। अब आप आने जाने का खर्चा बोल रहे हैं, एक टाइम का आपके 500 रुपये लग जा रहे हैं, ऐसे दे देगा क्या आपका प्रिंसिपल? जो आपके समबडी जिनके अंडर आप कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्रैक्टिस करना, आफ्टर यू कंप्लीट योर लेट्स से CMA इंटर फाइनल जाने से पहले आपको जो 15 महीने की ट्रेनिंग करनी है, उस समय आपने बोल दिया, वो मान लेंगे क्या? बोलेंगे लाओ पर्ची दिखाओ, ओला या उबर बुक किया होगा ना, दिखाओ, आपके पास रिसीट होगी। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है मैंने इतना एक्सपेंस किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा, दिखाओ, एयर टिकट्स दिखाओ, आपने मेक माई ट्रिप से करी होगी या गोवा बिबो से किया होगा या कहीं से किया होगा, शो मी द रिसीट्स इफ़ यू आर क्लेमिंग सर्टेन एक्सपेंसेस। तो ये ऑडिटिंग वेरीफाई कर रहा है सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, एग्जामिन्स एविडेंसेस लाइक वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, इंश्योर करता है कि रेलिवेंट हो, रिलायबल हो, एडिक्वेट हो। मान लेते हैं आपकी मम्मी, अब आप मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ, आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई हैव अ फॉर्म और आप मेरे अंडर आर्टिकलशिप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। ओके अब आपने मुझे बोला कि मेरा जो है ना एक टाइम का खर्चा 200-250 रुपये लग जाता है, 500 रुपये मेरा दिन का खर्चा हो रहा है ट्रैवलिंग का, क्योंकि मेरे को तो नोएडा से लेट्स से सोना रोड जाना होता है, गुड़गांव क्लाइंट प्लेस पे। ठीक है, अब आप जा तो मेट्रो से रहे हो या कभी कभी जा ही नहीं रहे हो, आप खर्चा मेरे से रोज का ले रहे हो और जब मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही हूँ तो आप दे भी रहे हो, बट पता चला आप तो अपनी बाबू सोना से मिलने गए थे उतने ही पैसे लगा के ऑलमोस्ट। हाँ, ये मम्मी गई थी किसी अपनी सहेली से मिलने, प्यारी सहेली से मिलने के लिए, और वो तो आपने मुझे डॉक्यूमेंट वो वाला लगा के दे दिया। भाई साहब, एविडेंस बोल रही हूँ मैं, सबूत जो बोल रही हूँ वो रेलिवेंट होना पड़ेगा। पता चल रहा है आपने डॉक्यूमेंट दिया तो बट किसी और चीज़ का दे दिया। मैंने जब बोला था आपको जाना है सोना रोड, आप बाबू सोना के पास जा रहे हैं।
यस तो इंश्योर किया जाता है जब हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की, जब हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की, ऑडिटिंग का फीचर है कि वो एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए बात अपना ओपिनियन स्टेट करेगा, और ये एविडेंस भी रिलायबल होने पड़ेंगे, रेलेवेंट होने पड़ेंगे, एडिक्वेट होने पड़ेंगे। आपने मुझे बोला कि मैं तो ओला उबर से बुक नहीं करके गया था, मैं तो नो ऐसे लोकल ऑटो वाले से लेकर चला गया था, और ऑटो वाला तो बहुत पैसे, आपको पता है कभी कभी देने ही पड़ते हैं, जब हमारे को जाना है तो हमें देने ही पड़ेंगे, तो उसने मेरे से 1,000 रुपये ले लिए। जब छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो कभी कभी ऑडिटर्स इस बात को कब नहीं ट्रेस कर पाते, तो हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं। बट व्हेन दीज फिगर्स आर सिग्निफिकेंट इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, ये हर चीज़ चेक होती है, उसका रेलेवेंस चेक किया जाता है, रिलायबिलिटी चेक करी जाती है, एडिक्वेसी चेक करी जाती है। ओके, देन एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू। जो ऑडिटर होता है ना, ये ऑडिटिंग के फीचर ही है ये, कि यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। जो आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि 1,00,000 रुपये खर्चा हुआ है महीने का रेंटल पे, बट अगर आप उसे खरीदते तो वो 1 या 2 लाख में आ जाता, तो आप हर महीने 1,00,000 रुपये दे रहे हो, और यहाँ पर 2 महीने के पैसे डाल के मशीन आपकी हो जाती है। या तो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम सही भी है या नहीं। इंटरनल कंट्रोल को आप ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं कोई अप्रूवल होना है, लेट्स से एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होनी है। अब उस एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ बजट बना होगा, वो बजट लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया होगा, ठीक है, और पैसे आ रहे होंगे लेट्स से बैंकिंग डिपार्टमेंट से। तो भाई कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, ये लोग आपस में ही कुछ हेरा फेरी तो नहीं कर रहे कि पैसे इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। बजट अगर 1 करोड़ रुपए लगा है तो उतना ही अप्रूवल मिलेगा, और वो भी एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएगा। अगर इस प्रोसेस में घपला घोटाला है ना, ऑडिटर को ये पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रांग नहीं है, कोई भी कैसे भी साइन करके आगे बात चला रहा है, तो फिर किसको पकड़ेंगे अगर कुछ फटा, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कोई स्कैम निकल के आया, तो हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल। इंटरनल कंट्रोल चेक किए जाते हैं। यस अकाउंटिंग सिस्टम सही से हो रहा है या नहीं। ऐसे तो नहीं कि हमने अगर अकाउंट्स ये बोल रहा है या हमारे जो एएस हैं वो ये बोल रहे हैं कि अक्रूवल बेसिस पर ही, एक्चुअल बेसिस में जब पैसे आएंगे तभी वो चढ़ेगा बैलेंस शीट में या किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और आप अक्रूवल पे ही चढ़ा रहे हैं, आप लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। देन दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन ओपिनियन। ये स्टेटमेंट देता है, जब रिपोर्ट बनाएगा ना ऑडिटर, वो ये सब बातों के बारे में अपनी टिप्पणी देगा, ठीक है, प्लस कवर करेगा फिनेंशियल भी, नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी। जैसे मैंने बोला, खाली देखो पैसों के बारे में तो बात हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग में भी था, ठीक है, बट आज नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव भी ऑडिटिंग में आ रहा है, जैसे कि आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस, आपके कंप्लायंसेस, लॉ आपको क्या बोल रहा है आप उसे फुलफिल कर रहे हो नहीं। यहाँ पे तो पैसों की कोई बात नहीं हो रही, बट लॉ का एंगल भी ले रहे हैं, आप रिस्क को असेस भी कर रहे हो, बस ऐसे ही चलते चले जा रहे हो। आपके ऑपरेशनल ऐसे आपने अगर शार्क टैंक देखा हो कभी, पिचेस सुनी हो, तो वहाँ पे बोलते हैं बार बार कि आपके ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस बिज़नेस में प्रॉब्लम है, इतने दिनों तक की इन्वेंट्री तो चलेगी ही नहीं, अगर ये प्रोडक्ट खाने का सामान है तो इसकी तो इतनी शेल्फ़ लाइफ ही नहीं होगी, या शेल्फ़ लाइफ अगर 6 महीने है और आपका 2 महीने का तो क्रेडिट साइकिल ही चल रहा है, तो 2 महीने बाद आपके पास सामान आएगा तो इसकी 4 ही महीने शेल्फ़ लाइफ रह जाएगी, तो आप बेचोगे कितने, फिर तो आपको डिस्काउंट लाने पड़ेंगे, फिर तो एमआरपी पे आप बेच नहीं पाओगे। थिंग्स लाइक दैट विल इवेंचुअली स्टार्ट टू हैपन। तो यहाँ पर जो एक शार्क है वो बोलेगा कि भैया इसको आपको इस प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है सही करनी पड़ेगी, वरना ये जल्दी एक्सपायर हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, और ये स्टॉक जो है ख़राब हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ हुआ रिसेंटली, मैंने अमेज़न से घी ऑर्डर किया, ठीक है, घी ऑर्डर किया था मैंने 1 किलो का।
आए 2 500 ग्राम के बॉक्सेस, आई नॉट नेम द कंपनी, बट और वो भी एक्सपायर्ड। मैंने मंगाया था वो जनवरी में, वो एक्सपायर ही हो चुका था दिसंबर में। तो जब मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजी तो उन्होंने खैर सामान उठाया भी नहीं और मेरे अकाउंट में पूरे पैसे वापस भी भेज दिए। दैट इज़ हाउ दे वैल्यूड देयर कस्टमर, करेक्ट। अब एक्सपायर्ड चीज़ तो खैर कोई भी वैसे भी कंज्यूम करेगा भी नहीं। यस तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिटिंग खाली फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं, नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव को भी कवर करती है। ये भी इसका फीचर है, जैसे मोबाइल का फीचर था ना 100 मेगापिक्सल कैमरा, उसी तरीके से फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों ऑडिट करी जाती है। यस स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड है, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। ऐसे ही नहीं चलो अब ये कर लेते हैं और कल वो कर लेते हैं, फिर परसों छुट्टी कर लेंगे, फिर छोले भटूरे खाने चलेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर इट डजेंट हैपन लाइक दिस, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। के अगर मान लेते हैं बैलेंस शीट में अगर आपको कोई अमाउंट दिख रहा है, लेट्स से बैलेंस शीट में आपको कोई मशीनरी दिख रही है, ठीक है, उस मशीनरी का अमाउंट दिख रहा है कि इसी साल खरीदी है इसलिए असेट में आ रखी है, पहले आप जाके देखेंगे वो मशीनरी है कि नहीं है। चलिए अगर आप दिखा रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए की मशीनरी है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए होंगे, दिखाइए मुझे वो। उसका एक बिल बना होगा, दिखाइए मुझे वो। ठीक है, उसका बैंक के लेजर में भी डेटा चढ़ा होगा कि आपने पैसे खर्च करे हैं, तो टू एंड बाय जैसे भी होगा आप उसकी अकाउंटिंग करी होगी आपने, आपके बैंक में से भी पैसे कटे होंगे, आपके पास उसका बिल भी होगा। और जिस बंदे ने लेट्स से मिस्टर एक्स से आपने मशीनरी खरीदी होगी तो आप उसके पास जाके भी एक्सटर्नल वेरिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ भैया आपने बेचा था क्या। वो इतना लेट्स से 10 लाख में से 5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट हुई है, बैलेंस 5 लाख की आपके पास हम इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट आने वाली है, ये सब बातें हुई हैं क्या। तो आप एज एन ऑडिटर ये सारा जाके ट्रेल करेंगे, चेकआउट करेंगे कि अगर बैलेंस शीट में कोई अमाउंट है तो लेट्स से ट्रायल बैलेंस से आया होगा, ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट है तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। अगर पीएनएल अकाउंट में कोई अमाउंट है तो किसी लेजर से आया होगा, लेजर में कोई अमाउंट है तो किसी जर्नल एंट्री से आया होगा, जर्नल एंट्री में कोई अमाउंट है तो कोई बिल तो होगा ना, कोई वाउचर तो होगा ना। ये पूरा सिनेरियो जो मैं बोल रही हूँ ऑडिटिंग में ही एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया साइंटिफिकली फॉलो किया जाता है। ओके, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है, बेंचमार्क्स है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 100 बिल है तो आप 100 के 100 चेक करने लगोगे, बट देर हैज टू बी सब्सटैंशियली 70-80% तो चेक करोगे ना, एटलीस्ट 50 से ज़्यादा तो करोगे ना। मान लेते हैं 100 में से आपने 5 चेक कर दिया और बोल दिया अपना ओपिनियन, दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। देर हैज़ टू बी सर्टन स्टैंडर्ड्स, देर हैज़ टू बी सर्टन बेंचमार्क्स, देर हैज़ टू बी सर्टन criteria that you follow, a process that you follow। ठीक है, और कंपीटेंट और इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए। पता चले कोई एक डॉक्टर आके ऑडिटिंग कर रहा है, कर पाएगा क्या। हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे से मेडिकल का काम कर पाएंगे, बट जैसे एज कॉस्ट अकाउंटेंट हम जाके किसी का ऑपरेशन हृदय चीर फाड़ के ठीक नहीं कर सकते, वैसे ही the person who is auditing has to be a qualified chartered accountant or a company secretary or a cost and management accountant like you and me, you eventually, I already, yeah। The auditor must be qualified, certified, independent होना बहुत ज़रूरी है, unbiased, impartial, right, should adhere का मतलब होता है फॉलो टू प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। जो प्रोफेशनल एथिक्स है, एथिक्स हमारे पास आपने पढ़ा होगा ना, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। एथिक्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने एथिकली कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी ना, हमारा मदर इंस्टीट्यूट हमारा नाम ही खारिज कर देगा, हम अपने आगे लगा नहीं पाएंगे सीएम में। देयर आर फ्यू पीपल इन द सोसाइटी, इन द फ्रेटर्निटी, आई नो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू यूज़ CA इन फ्रंट ऑफ द नेम। अब इंटरनेट पे ढूंढोगे वहाँ आप देख पाओगे, बट अभी मैं उतनी कंट्रोवर्शियल कन्वर्सेशन में जाना नहीं चाह रही हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ऑडिटिंग कंफर्म करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है अब ट्रू और फेयर जो है,
मैं गीता पे हाथ रखकर शपथ खाती हूँ, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ऑडिटर का भैया जी नाम स्टेक पर है यहाँ। तो आपको जो बोलना है वो सच बोलना है, ट्रू और फेयर बताना है। अगर आपकी जो शॉप थी मॉल में, ठीक है, आपने जो रेंट पे दी थी और आप किसी और को भेज रहे थे देखने के लिए सब कुछ सही है या नहीं, भैया अगर नहीं सही ना तो ये बंदा इंडिपेंडेंट बंदा है, इसको सही बात बतानी पड़ेगी। और अगर कुछ गड़बड़ है तो अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है कि अंदर वाले क्वालिफाई नहीं, सॉरी, अंदर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा भैया ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स जो भी है अपना बेस्ट, फेयर, इंडिपेंडेंट, ट्रू ओपिनियन देना है। ये भी फीचर है ऑडिटिंग का ही। यस, दोनों प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, एनजीओज, एनपीओज भी कराते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एनजीओ है, ठीक है, चाइल्ड केयर है या वृद्ध आश्रम है, ये जो एनजीओ है इनके पास सपोर्ट जा रहा है सरकार से, या लोग अपनी चैरिटी के थ्रू या फंड्स के थ्रू या क्या बोलते हैं चैरिटेबल फंड के थ्रू पैसे यहाँ पर दे रहे हैं। जनता जवाब मांगती है, भैया ऑडिटिंग यहाँ भी चाहिए। करेक्ट, हेल्प्स इन लीगल कंप्लायंसेस, डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ भैया ऑडिटिंग हो रखी है, और एक ऑडिटर द्वारा इस पर ठप्पा लगा हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, द स्टेटमेंट्स दैट आर शोन आर बेस्ट इन माई बिलीफ। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं। व्हाट आर दीज प्यारे बच्चों? दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट आर दीज? इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू, कवर्स फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड है, कंपिटेंट और ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा किया जा रहा है, और रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी भी है। मैम समझ तो आ गया, याद कैसे करेंगे? कोशिश करेंगे, आइए देखें कैसे याद करेंगे। इसमें निमोनिक ले लेते हैं वीआईपी कार। वीआईपी कार से आप एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग कर पाएंगे रिकॉल। एक इमेजिन करो एक ऑडिटर है जो कि वीआईपी चेकिंग कर रहा है, ऑडिटर एक वीआईपी है, ऑडिटर एज अ वीआईपी, ओके, चेकिंग अ कार बिफोर अ लॉन्ग ट्रिप। ठीक है, हर एक लेटर जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये 6 बातें हमने जो करी, ये हर एक लेटर को मैंने निमोनिक के रूप में तोड़ दिया है, VIPCAR। ओके, व्हाट इज वी इज वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। जो ये ऑडिटर है जो वीआईपी कार को चेक कर रहे हैं, ये चेक करेंगे उसमें पेट्रोल है या नहीं है, या डीजल कार है तो बेसिकली फ्यूल चेक करेंगे, ब्रेक्स देखेंगे, इंजन देखेंगे। नाउ इंडिपेंडेंट और कंपिटेंट ऑडिटर ये ऑडिटिंग कर रहा है। अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट मैकेनिक इंस्पेक्ट्स द कार। ऐसे कोई भी, अब मेरे को पता ही नहीं गाड़ी में क्या पुर्जा लगा हुआ क्या कैसे, और मैं जाके इंस्पेक्शन करें, दैट विल ऑल्सो नॉट मेक सेंस, राइट? यू नीड समबडी हु हैज़ एक्सपर्टीज इन इट। ओके, देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हो जो कार की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, एयर बैग्स है कि नहीं है, सारे जो टायर्स हैं उसमें कोई पंचर वंचर तो नहीं हो रखा है, ब्रेक जो है वो इनफ सही तरीके से चल रहे हैं, पता चले ब्रेक ही फेल हो गया, ऑल ऑफ दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। कवर्स फिनेंशियल भी, नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये माइलेज जो कि फाइनेंस से रिलेट कर सकते हो, टायर की कंडीशन नॉन फिनेंशियल पकड़ लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि टायर रास्ते में फटा गया तो पैसा तो नहीं गया, हाँ, बट पैसा इवेंचुअली वहाँ पे भी जाएगा। बिजनेस में हर चीज़ फटती है तो पैसे पे इम्पैक्ट आता ही है, बट इसको हम बोल रहे हैं दोनों तरीके से हम देख ले रहे हैं। एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू है, हिडन इश्यूज हैं क्या, कुछ इंजन में कुछ लीक तो नहीं हो रहा है, हाँ, कोई चीटी वीटी, कोई कीड़े वीड़े तो नहीं घुस गए हैं, चूहे ने कोई तार वार तो नहीं काट दी है, ऑल ऑफ दैट। ओके, एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू करेंगे। रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कार रोड वर्दी है बिफोर द जर्नी स्टार्ट। पता चल रहा है वैसे तो ढाबे में जस्ट फॉर एस्थेटिकल अपीयरेंस लगा रखी है, चल नहीं सकती, फिर क्या करोगे, लॉन्ग जर्नी पे कैसे जाओगे? ओके, सो दिस इज़ अ वे फॉर यू टू रिमेंबर
the features of auditing. VIPCAR. V stands for verification and evaluation. I stands for independent and qualified auditor. P stands for कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हो. VIP इज डन. C stands for कवर करेंगे क्या, आपके फिनेंशियल भी नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स भी. फिनेंशियल में हमने ग्रेन में माइलेज लिया, नॉन फाइनेंशियल में टायर की कंडीशन चेक कर ली. CAR is analytical and independent एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू. हिडन इश्यूज हैं अगर कुछ तो उसे रिव्यू कर लिया जाएगा एनालिटिकल तरीके से. और रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी भी देखेंगे कि क्रेडिट नॉट क्रेडिट वर्दी, रोड वर्दी भी है या नहीं. ठीक है, चलिए आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे फीचर्स मोबाइल में है वैसे ही कुछ फीचर्स ऑडिटिंग में. ऑडिटिंग के फीचर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और उनके हमने सारे पॉइंटर्स, ऑल 6 पॉइंटर्स VIPCAR से याद करने की कोशिश करी है. एक दो बार पढ़ेंगे, विल बी सॉर्टेड. जिस तरीके से हमने फीचर्स देखे हैं वैसे ही हम नेचर ऑफ ऑडिटिंग भी पढ़ने वाले हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर है बट लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग. ओके, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑडिटिंग. हम ऑडिटिंग का अब नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं ट्रेडिशनल व्यू बोल रही हूँ ऑडिटिंग का, मान लेते हैं एक लोकल बिजनेस है, एक इमेजिन करते हैं एक चाय जंक्शन है, काफ़ी फेमस है, चाय देते हैं, पॉपुलर टी कैफ़े चेन है, जो प्लान कर रहे हैं कि वो 10 नए आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री खोलना चाहते हैं. अब इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं. दे नीड टू प्रेजेंट एक्यूरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी वो जाकर बोल रहे हैं कि हमारा FY 2023-24 में इतना प्रॉफिट आया, 24-25 में इतना प्रॉफिट आया, 22-23 में इतना प्रॉफिट आया. भैया उसकी फिनेंशियल एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी? जो आप बोल रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है. ओके, तो इसलिए उन्हें अगर इस चाय जंक्शन को पैसे चाहिए तो इन्हें प्रूव करना पड़ेगा दैट दे आर डूइंग गुड. यस, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वेल मैनेज्ड है. इसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ ताकि वेरीफाई किया जा सके फिनेंशियल्स. क्योंकि पहले अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में बोलूँ तो यहाँ ज़्यादातर पैसों के बारे में, मतलब फिनेंशियल एंगल ही टेकन केयर किया जा रहा था, जैसे कि हमें टेलर और पेरी ने बताया था. या हेयर हाउ दे गो अबाउट इट. ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे अकाउंटिंग डेटा को. वाई इज दिस डन? द ऑडिटर चेक्स फिनेंशियल रिकॉर्ड्स ताकि इंश्योर कर रहे हैं कि जो सेल्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो ढंग से मेंशन कर रखे हैं. कि अगर आपका खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेट्स से 100 रुपीज़ हैं, ऊपर से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 20 रुपये लग जा रहे हैं, 5 रुपये का आप सैलरीज दे रहे हैं, 5 रुपये और खर्चा हो रहा है, ऐसे करते करते आपने सामान बेचा 200 रुपये का और 130 रुपये तो आपके कट ही गए. तो आपके पास बचे कितने? 70 रुपये बचे ना. तो इसकी कैलकुलेशन चेक करता है ऑडिटर जब वो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है. ओके, ऐसे ही एक्सपेंसेस, ऐसे ही सेल, ताकि एक्यूरेटली पता चला जा सके और चीज़ें मैनिपुलेट ना हो. यहाँ पे जो ऑडिटर का फोकस रहने वाला है वो देखेगा रोज़ की कितनी सेल हो रही है, उतना ही पैसे बैंक में जा रहे हैं. आप बोल रहे हो सेल तो ये 1 लाख की, बट बैंक में 95,000 ही गए हैं, 5,000 रुपये कहाँ गए आपकी जेब में? हाँ, सारे एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट हो रहे हैं नहीं. प्रॉफिट को इन्फ्लेट तो नहीं किया जा रहा कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है. यस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ चाय जंक्शन रिपोर्ट्स कि उसने 10 करोड़ रुपए की एनुअल सेल करी है बट उनके अकाउंट में तो सिर्फ 7 ही करोड़ है, तो ऑडिटर विल इन्वेस्टिगेट यहाँ पर ये 3 लाख की क्या गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो. हाँ, एक बार हमने वेरीफाई कर लिया एज एन ऑडिटर फिनेंशियल अकाउंटिंग डेटा को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एविडेंसेस. सबूत क्या है? ओके, अ कंपनी कैन क्लेम एनी नंबर्स बट अनलेस उसके पास सबूत नहीं है. ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? यू हैव टू गिव सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर इट, राइट? दोज नंबर्स हैव नो क्रेडिबिलिटी. अगर उसके पास एविडेंस नहीं है, एविडेंस है तो सबूत है, पुख्ता सबूत है हमारे पास. या की एरियाज क्या है यहाँ पर? चेकिंग इनवॉइसेस, रिसीट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट ओला की रिसीट, है ना. मैचिंग सप्लायर बिल्स विद एक्चुअल परचेजेस. अगर आपने बोला है 10
क्विंटल हमने गेहूं खरीदी है और उसकी बिल्स हैं आपके पास, दिखाइए 10 क्विंटल का है। अगर आपने आप बोल रहे हो कि नहीं अभी यहाँ पे तो 6 ही रखी है, तो फिर 4 कहाँ गई? 4 बेची है, उसकी बिल दिखा दो हमारे को। ठीक है, इंश्योर करेंगे एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। पता चल रहा है एक्सपेंसेस तो 150 हैं, आपने लिखे हुए 130 ही हैं। दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन ना, बिकॉज यू आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप बोल रहे हो अगर 70 रुपये दिखाएंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे बिजनेस में पैसे डालने के लिए। दिस ऑल्सो शुड नॉट हैपन, एंड हेयर इज वेयर ऑडिटर्स रोल इज कमिंग इन टू प्ले। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं चाय जंक्शन क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 50 लाख वर्थ के टी लीव्स खरीदे हैं। ओके, ऑडिटर चेक करेंगे, सप्लायर की इनवॉइस दिखाओ, बैंक की पेमेंट दिखाओ, वेरीफाई करो, फिर तो परचेज। ठीक है, ये सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल एविडेंस। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा आपको। एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल एविडेंस, ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं, स्टेप 3। ओके, अब ये क्यों किया जाएगा? ताकि जब कंपनीज खुद की खुद रिकॉर्ड्स बना रही हैं, ठीक है, बट इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को तो मैनिपुलेट कर सकते हो ना। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप सीएफओ से पूछने गए कितने का बैंक में पैसे रखे हैं, उसने बोला लेट्स से 20 करोड़ रुपए रखे हैं, दिखाओ 20 करोड़ रुपए, पासबुक दिखा दी, डॉक्यूमेंट दिखा दिया, बट ये तो अंदर वाले हैं ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, ये तो इंटरनल है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। तो की एरियाज क्या रहेंगे फोकस के? लेजर एंट्रीज को आप देखोगे एक्चुअल रिसीट से, लेजर्स बनाते हो ना आप, कैश लेजर, ठीक है, बैंक लेजर, इसी तरीके से कोई स्टॉक का लेजर है, कोई इन्वेंट्री का लेजर है, ठीक है, इस तरीके से आप लेजर्स बनाते हो। आप लेजर्स को चेक करोगे एक्चुअल रिसीट्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे एम्प्लॉय की सैलरीज और पेरोल रिकॉर्ड, आप दिखा रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो कि सैलरी जो है वो हम देते हैं 20 लोगों को, बट जब मैं पेरोल रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ यहाँ पे मुझे सिर्फ 16 लोगों को ही पेमेंट दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को, मतलब वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, शी वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, जहाँ पे उसको चेक तो देते थे 25,000 रुपये महीना सैलरी, ठीक है, बट उसकी सैलरी एक्चुअली में 15,000 थी, 10,000 रुपये उससे कैश लेते थे। क्या हो रहा था ये? गड़बड़ घोटाला। खैर कैश को तो ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे ऑडिटर बैंक को ही कर पाएगा, और अगर कुछ सिग्निफिकेंटली मिल गया रंगे हाथों, कोई पकड़ा गया तो अलग बात है, बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स दैट आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। करेक्ट है? adjustment made at the end year end to manipulate profits, there could be a possibilities, तो इस पे भी ऑडिटर फोकस करेगा। मान लेते हैं चाय जंक्शन ने रिपोर्ट किया कि वो 20 लाख रुपए सैलरी देते हैं स्टाफ को, बट एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ 15 लाख ही मिल रहे हैं। तो ऑडिटर के पास यहाँ पे एक फ्लैग है, रेड फ्लैग है, कुछ तो गड़बड़ है भैया, फिर से दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ, सैलरी जब काउंट कर रहे हैं पेरोल में वो 15 ही लाख आ रही है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? अकाउंटिंग डेटा चेक कर लिया एज एन ऑडिटर, आपने इवैल्यूएट कर लिया, आपके पास जो सबूत हैं, आपने इंटरनल एविडेंसेस भी चेक कर लिए। अब आप चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कितने सही है। सो मेनी पीपल इन ऑल, नो, देखते हैं कोई तो पकड़ा जाएगा, अगर कोई दाल में काला होगा या पूरी दाल ही काली होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो कहीं ना कहीं लोग जो वादा कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो लॉक किया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉड भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे की एरिया क्या, की फोकस एरिया क्या रहेगा ऑडिटर का? वो देखेगा कि कैश की ट्रांजैक्शन अप्रूव कौन करता है, क्योंकि अगर 20 लाख से 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है तो बैंक के थ्रू ही होनी चाहिए। ऐसी बातें तो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, टैक्स में देख रहे हैं कुछ बातचीत कि पैन नंबर चाहिए अगर 50,000 या उसके ऊपर का आप कैश भी डिपॉजिट कर रहे हैं अपने अकाउंट में भी, पढ़ रहे हैं ना। आर बिल्स एंड इनवॉइसेस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड?
एज एन ऑडिटर यू विल चेक दिस। प्लस सारे एक्सपेंसेस क्रॉस वेरीफाई हो रहे हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज द्वारा। ये कुछ बातचीत का आप ध्यान रखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है। हो सकता है 2-3 लोग मिला के कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बट अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और या तो सभी सभी के सभी पूरे करप्शन करते जा रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ पर भी पकड़ा ही जाएगा। ऑडिटर वो क्या कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर ऑडिटर का नेम, ऑडिटर का डिग्री भी कहीं ना कहीं स्टेक पे है। तो दूध का छला छाछ भी पी फूक फूक के पीता है। या तुम क्या बोल रहे हैं? फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ द कैशियर एट द कैश जंक्शन हैंडल्स कैश सेल्स अलोन, हो सकता है भैया जी कुछ लीकेज हो जिसको ऑडिटर को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। करेक्ट। अब इंटरनल एविडेंस देखे थे, उन इंटरनल एविडेंस पे टाइट कंट्रोल है कि नहीं वो भी टेस्ट कर लिया। अब हम देख रहे हैं एज एन ऑडिटर बाहर वालों से। आप बोल रहे हो ना कि इतने रुपए उस बंदे ने आपके देने हैं, 2 महीने बाद दे देगा, या भी दे दिए हैं, 1 लाख रुपए भी देने बाकी हैं। उस बंदे से पूछ के आओ, XYZ कंपनी का मैं ऑडिटर हूँ, नो आप बैलेंस शीट में उनके डेटर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, बताइए आप डेटर हैं, आपने देने हैं पैसे, असेट पे दिख रहे हो ना आप, या दिखाई दे रहे हैं क्या? लेट्स से किसी से लोन लिया है बैंक से, जाके बैंक से बात करो, लायबिलिटी में दिख रहे हो कैसे? ओके। इंटरनल कंट्रोल्स ऑल्टर किए जा सकते हैं बट एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वैसे एक्सटर्नल, जब आप सबूत ले लेते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो जाता है, एक्सटर्नल एविडेंसेस आ जाते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी पॉसिबल करा पाता है। ओके। की एरियाज क्या रहेंगे यहाँ पे ऑडिटर के? वो देखेगा, बैंक में कंफर्म करेगा बैलेंसेस वेरीफाई हो रहे हैं नहीं, सप्लायर से कंफर्म करेगा कि भैया आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी है इनकी, कस्टमर से वेरीफाई करेगा कि भैया रेवेन्यू उतना आ भी रहा है या जितना है फालतू में दिखा रहे हैं। कोई तो खरीद रहा है ना, हु इज बाइंग इट, कस्टमर से। इट कैन बी वेरीफाइड मे बी थ्रू रिसीट्स या आपके सेल्स लेजर से। करेक्ट। मान लेते हैं चाय जंक्शन बोल रहा है कि 2 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में, ऑडिटर जाएंगे अपने बैंक से और पूछ लेंगे भैया इंटरनल स्टेटमेंट तो दिखा रही है 2 करोड़ या 20 करोड़, बट बैंक के पास गए वहाँ तो 12 ही करोड़ रुपए रखे हैं, 16 ही करोड़ रुपए रखे हैं, आपने तो कुछ फर्जीवाड़ा कर रखा है इस अपने पासबुक में, या जो आपने प्रिंट आउट कॉपी मुझे दिखाई थी। यस। तो अब यहाँ पर हमने अकाउंट्स चेक कर लिए, ओके, हमने चीज़ें वेरीफाई कर ली एविडेंसेस के थ्रू, हमने इंटरनल चेक कर लिया कितना स्ट्रॉन्ग है इंटरनल चेक, वो भी टेस्ट कर लिया, एक्सटर्नल एविडेंसेस भी चेक कर लिए। अब हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे एज एन ऑडिटर। यहाँ पे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स फिजिकल रियलिटी से मैच होने चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो, मिसस्टेटमेंट्स ना हो। मुझे याद है फाइनल में मैं अपना कॉस्ट ऑडिट जब पढ़ रही थी, सो माय टीचर ही वाज एन ऑडिटर बैक देन इन वन ऑफ द बिग फोर्स, साथ साथ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने शेयर किया एक बहुत बड़ी फ्यूल की कंपनी थी। ओके, फ्यूल की कंपनी थी, तो बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े हंड्रेड्स ऑफ लीटर के टैंक्स होते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा डला हुआ है। अब दिख तो रहा है बहुत बड़े बड़े हैं, बट उनके अंदर इन्वेंट्री है भी नहीं, है कि नहीं। तो ही शेयर दैट, माई टीचर शेयर, नाउ लाइक आई एम शेयरिंग विद यू, मेरे टीचर ने मेरे साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। बताए थे कि स्टिक्स डाल, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा है, मान लेते हैं काला कलर का पेट्रोल है और इतने बड़े बड़े टैंक है, ज़्यादा रोशनी भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस सेफ्टी रीज़न बहुत ज़्यादा लाइट्स एक्सेट्रा नहीं लगा सकते, तो टैंक में अंदर जाकर देख तो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो अब इन्होंने स्टिक डालकर, डंडा डाल के चेक किया, जैसे जैसे अगर पानी स्टील का ग्लास में कुछ सामान होता है, जैसे मैं अपने बचपन की याद आती है, मुझे दूध वूध पीना पसंद नहीं था, मेरी मम्मी दूध पीना पिए स्कूल जाने नहीं देती थी,
तो इतना दूध अगर बच गया है थोड़ा सा, हमने ग्लास ऐसे रखा तो उसमें अलग आवाज़ आएगी, बट अगर वो खाली है तो उसमें अलग आवाज़ आएगी। इसी तरीके से कुछ पैरामीटर्स साउंड का और स्टिक का चेक वेक करके उनके फ्रेंड और उन्होंने ऑडिटिंग करते हुए ये बताया कि भैया आप क्लेम कर रहे हो इतने लीटर्स और इतने गैलन्स ऑफ ऑयल है आपके पास, बट उतना तो है ही नहीं, इन्वेंट्री चेकिंग में ऐसा पकड़ा गया। ठीक है, उन्होंने हमें उस समय कंपनी का नाम नहीं बताया था बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मुझे तो पता ही नहीं है बताने के लिए है। ओके, चलिए, की एरियाज क्या है, की एरियाज क्या है टू फोकस ऑन, कि इन्वेंट्री मैच हो रही है क्या, असेट्स मशीन व्हीकल्स प्रेजेंट है क्या, जैसे मैंने आपको अभी बैलेंस शीट वाला बताया था। ओके, आर देयर एनी फेक सप्लायर्स और गोस्ट एम्प्लॉयज जो है ही नहीं, डाल रखे हैं इतने एम्प्लॉय डाल रखे हैं आपने, चेकिंग करनी पड़ेगी ना, फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा ना। यस, मान लेते हैं बोला कि 2000 kg टी लीव्स हैं स्टॉक में, बट वेयर हाउस में तो खाली 12,000 kg हैं। ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा वेदर ये डिफरेंट जो है चोरी कर ली किसी ने, मिसमैनेजमेंट हुआ है, या जानबूझ के झूठी परचेजेस आपने दिखाई हुई हैं। फाइनल ऑडिट फिर अपना ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए उन्होंने तो एक्सप्रेस करेंगे एक ओपिनियन वेदर ये चाय जंक्शन जो है इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं फिनेंशियल हेल्थ एक्यूरेटली, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं जो बोल रखा है इन्होंने स्टेटमेंट दिखा रखी हैं और आई यू एज एन ऑडिटर पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो कंपनी को उसे करेक्ट करना पड़ेगा बिफोर द इन्वेस्टर कम इन, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए ड्यू डिलिजेंस करवाता है इन्वेस्टर भी अपना। ओके, ऑडिटिंग सिर्फ नंबर्स मैच करना नहीं है बेटा, ये क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जहाँ पे फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कोशिश करी जाती है मेंटेन हो और फ्रॉड्स कम से कम हो। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या है प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में हमने फिनेंशियल डेटा को देखा, हमने एविडेंसेस चेक करे, हमने इंटरनल कंट्रोल चेक किया, हमने वो इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट किया कि कितना पुख्ता है। ठीक है, फिर हमने एक्सटर्नल एविडेंसेस देखे, फिजिकल वेरिफिकेशन करी, और फिर हमने अपना ओपिनियन दिया है कि सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है, जैसे हमने चाय जंक्शन का एग्जाम्पल लिया है। यस, तो एक्सपैंड करते हैं, अगर मैं स्कोप ऑफ ऑडिटिंग जैसे हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखा। ट्रेडिशनल व्यू क्या है ऑडिटिंग की, हिस्टोरिकली सिर्फ अकाउंटिंग और फिनेंशियल रिकॉर्ड से ही ऑडिटिंग रिलेट करता था, बट आज अगर मैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जिसे हम IAASB भी बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्टिव of an audit of financial statement is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect, सबको जो जो इम्पोर्टेंट है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा किस पर, इस फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो उस कंपनी ने उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद एन आइडेंटिफाइड फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी जैसे हमारे हम एस फॉलो कर रहे हैं, इंडिया फॉलो कर रहे हैं, IFRS फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्सएवर। सिमिलरली मॉड्स ने डिफाइन किया ऑडिटिंग किससे कंसर्न करती है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा से, with determining the accuracy and reliability of accounting statements and reports। अब आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे डेफिनेशन बताओ मॉड्स ने क्या बोली है या इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बोली है, आप कोई सी भी एक डेफिनेशन मैक्सिमम वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, बाकी अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट अगर आप रेफ़र कर रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की डेफिनेशन लिखी है तो उससे थोड़ी रिलेट करनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मॉड्स की डेफिनेशन लग रहे हो तो उससे थोड़ी रिलेट करनी चाहिए, 100% अगर नहीं भी कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या होता था, वेरिफिकेशन होता था अकाउंटिंग के डेटा का, एविडेंसेस देखे जाते थे, इंटरनल एविडेंस को एग्जामिन किया जाता था, फिर उसे एक्सटर्नल टेस्ट किया जाता था कितने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं, फिर कलेक्ट करे जाते थे एक्सटर्नल एविडेंस, और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती थी। जो हमने पूरे 6 पॉइंट्स देखे ना, ये सब कुछ ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में फोकस रहता था, बट जैसे जैसे ऑडिटिंग का स्कोप बढ़ा
तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई, आइए उनको भी समझ लेते हैं। यस, मान लेते हैं हम चाय जंक्शन के एग्जाम्पल को ही कवर करते हैं। एक ग्रोइंग टी कैफ़े चेन है जो प्लान कर रही है कि वो बिज़नेस बड़ा करना चाह रही है। अर्लियर ऑडिटिंग फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में, बट आज लॉ, कंप्लायंसेस, ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस भी देखे जाते हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि एक्सपेंशन स्मूथली हो रही है। अब इन्वेस्टर पैसे डालेगा तो वो सब कुछ देखेगा ना, खाली पैसे नहीं। ओके, जब मैं कंप्लायंस ऑडिट बोल रही हूँ तो मैं लॉ फॉलो करने को बोल रही हूँ, सिंपल। कि आप सारे टैक्स टाइम पे देते हैं कि नहीं। आपके पास अगर मान लेते हैं आप एक चाय की कंपनी है तो आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा, कुछ फूड ग्रेड लाइसेंसेस चाहिए होंगे। आप लेबर लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, पता चल रहा है आपने चाइल्ड लेबर लगा रखे हैं अपनी फैक्ट्री में या फील्ड्स पे जो पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, करेक्ट। या अगर आप मेल एंड फीमेल दोनों लोग आपके पास काम कर रहे हैं तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा तो नहीं कर रहे हो, तो इसका भी ऑडिटिंग होता है। मतलब फिनेंशियल में तो हमने पहले अकाउंट्स को देखा, फिर एविडेंसेस को देखा, फिर इंटरनल को देखा, फिर इंटरनल देखा कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर एक्सटर्नल देखा, फिर हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। वो तो हम खाली फिनेंस के एंगल से देख रहे थे, बट जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं हम लॉ को भी मद्देनजर रख रहे हैं। लॉ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स टेक केयर कर रहे हैं, जैसे टैक्सेस के, लाइसेंसेस के, लेबर लॉज के, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल चाय जंक्शन अंडर पे तो नहीं करता क्योंकि फीमेल स्टाफ है, तो भैया तो वैसे तो 100 रुपये है दिहाड़ी, अब 600 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी, बट हम आपको तो 800 रुपये ही देंगे। दैट शुड नॉट हैपन, राइट। कंप्लायंस ऑडिट में कैच हो जाएगा कि इससे पहले ही कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए। जैसे अभी मैं रीसेंट बताती हूँ, शार्क टैंक सीजन 4 में, ओके, देयर वाज दिस कंपनी, दो भाई आए थे, ठीक है। अभी सीजन 4 की बात है, दो भाई आए थे, सम दर्जी वॉज देयर नेम, और दो तीन कंपनीज ने उनमें इसलिए इन्वेस्ट, दो तीन इन्वेस्टर्स, दो तीन शार्क्स ने उनमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनका टैक्स कंप्लायंसेस सही नहीं थे। उन्होंने बोला कि कितना हमने अनुपम शार्क, अनुपम आज कि कितने रुपए का टैक्स दिया आपने लास्ट साल, क्या कितना दिया या कितना दिखाया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे डोंट वांट टू कम अंडर द लीगल परव्यू, भैया ये तो टैक्स गड़बड़ करते हैं। यस, जैसे शार्क कुणाल ने डिड नॉट इन्वेस्ट, सिमिलरली नमिता डिड नॉट इन्वेस्ट। उन्हें इन्वेस्टमेंट मिली थी, आई डोंट रिमेंबर किससे, बट उनसे ये प्रॉमिस किया गया, करवाया गया था कि भैया पुराने सारे टैक्सेस विद पेनल्टी आपको देने हैं। ओके, तो ये भी है, लीगल ट्रबल से बचने के लिए ऑडिटिंग का ये एंगल, कंप्लायंसेस वाला एंगल भी लिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑडिट, कि आप चीज़ें इफेक्टिवली तो कर रहे हैं ना, फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस वेस्ट, कट कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोसेसेस, बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैसे अगेन अभी एक रिसेंट कंपनी आई थी, बबल टी से रिलेटेड, सम बोबा भाई थी शायद, हाँ, अगेन शार्क टैंक 4 के बारे में बात करें। वहाँ पर उन्होंने ड्रिंक दी पीने के लिए और उसके साथ एक स्ट्रॉ स्ट्रॉ दिया, पाइप दी पीने के लिए। अमिताज, ये सस्टेनेबल है ना, इको फ्रेंडली है ना। वाई? बिकॉज ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज ऑल्सो कंसर्न अमंग्स पीपल एंड पीपल लाइक इन्वेस्टर्स, जिनका से होने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पैसे डलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वेस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कट करना, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, ये सब ऑपरेशनल ऑडिट में आ जाता है। इफ टू मच मिल्क इज वेस्टेड, बेटर स्टोरेज कैन सेव लैक्स एनुअली। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ऑडिट हो रहा है। ओके, परफॉर्मेंस ऑडिट, जैसे मीटिंग गोल्स, इवेल्युएट कर रहे हैं आपके ग्रोथ टारगेट्स, स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिव, ये सब कुछ कहीं ना कहीं विद एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ ऑडिट। वो पीछे 6 तो थे जो हम फिनेंशियल देख रहे थे, बट ये 3 और बातों को हमने मद्देनज़र लिया है जैसे जैसे हम ऑडिट की स्कोप को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो बॉटम लाइन बोले तो ऑडिटिंग सिर्फ फाइनेंसेस नहीं रह गए हैं। ओके, आज बिजनेसेस को अगर लीगल रहना है, एफिशिएंट रहना है, सक्सेसफुल होना है, उसके लिए भी ऑडिटिंग की ज़रूरत है। और हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमारा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग का स्कोप बढ़ रहा है, हमारा स्कोप एज ऑडिटर्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ ऑडिटिंग बोले तो रिसेंट कुछ 10 साल से, ओके, ऑडिटिंग हैज़ इवॉल्व beyond financial records. It includes compliance audit,
ऑपरेशनल ऑडिट्स, परफॉर्मेंस ऑडिट्स, कंप्लायंस ऑडिट इंश्योर करता है आप सारे लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ऑपरेशनल ऑडिट रिव्यू करता है आपकी एफिशिएंसी, जैसे हमने देखा दूध ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और अगर आप इसे हम ढंग से फ्रीजिंग सिस्टम ले लोगे तो कम होगा और लैक्स ऑफ रुपीस बच जाएंगे। ठीक है, रिव्यूइंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस ऑडिट, असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो मॉडर्न डेफिनेशन हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई ने दिया है। जैसे हमें ट्रेडिशनल डेफिनेशन मॉड्स ने और हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड ने दी थी, उसी तरीके से आईसीआई ने हमारे को इवॉल्विंग न्यू मॉडर्न डेफिनेशन दी है ऑडिटिंग की। एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है क्या ऑडिटिंग, किसका, डेटा का, स्टेटमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, ऑपरेशंस का और परफॉर्मेंस का, फिनेंशियल भी और नॉन फिनेंशियल भी, फिनेंशियल भी और अदरवाइज भी, ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। याद करने की कोशिश करें स्टेटमेंट को, इस डेफिनेशन को। आइए ध्यान से बोलेंगे। आईसीआई ने बोला कि मॉडर्न सेंस में अगर मैं इकोनॉमिक्स समझना चाह रही हूँ तो ये सिस्टमैटिक है, इंडिपेंडेंट है। क्या, एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका, डेटा का, स्टेटमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, ऑपरेशंस का, परफॉर्मेंस का, फिनेंशियल ले लो चाहे पैसों वाला ले लो चाहे अदरवाइज ले लो, किसका, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटेड पर्पस के लिए। कि अगर आप सेल्स बोल रहे हो या ऑपरेशंस में इतना खर्चा बोल रहे हो या एक्सपेंसेस बोल रहे हो या इनकम बोल रहे हो या रेवेन्यूज बोल रहे हो, व्हाट्सएवर इट इज। ठीक है, तो मॉडर्न ऑडिटिंग प्रोसेस में यू रिकग्नाइज प्रपोजिशन फॉर एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हो क्या ऑडिट होना चाहिए ये डिसाइड करना है। जैसे मेरे पेट में दर्द है तो मे बी नो मैं क्या मेरी बहन का कुछ हुआ था, उसके मुंह के अंदर पाइप डाल के उसके स्टमक में चेक किया था कैमरा से कि सब कुछ ठीक है या नहीं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेस्ट। ओके, माई फादर व्हेन ही गॉट अ हार्ट अटैक तो उनकी एंजियोग्राफी हुई। यस, या अगर सर में दर्द है तो आपका सीटी स्कैन होगा, कहीं पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो एमआरआई होगी। करेक्ट है, तो इसलिए ही जब मॉडर्न ऑडिटिंग में ये देखना पड़ेगा ऑडिट किस चीज़ का करना है। कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग एविडेंस, यहाँ पर हम डेटा की ऑथेंटिसिटी देखेंगे कि कोई ऐसे ही तो बंदा हमारे को नहीं कि रिसीट नहीं देती कि खुद मान लेते हैं जैसे कोई मंदिर है, सम गुड ट्रस्ट, कोई श्राइन बोर्ड से वैष्णो देवी है या शिरडी साई ट्रस्ट है या कोई भोलेनाथ का उज्जैन मंदिर का कोई ट्रस्ट है। आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी एनी पर्टिकुलर, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि इतने का श्रृंगार हुआ भगवान का, तिरुपति बालाजी कोई सा भी ले लो, ठीक है, इतने का श्रृंगार हुआ, इतना फूल लगा। अब फूल लेट से लगा 500 किलो, 1 किलो का प्राइस आपने पूछा फूल का कितना है, लेसन होने वाला 100 रुपीज़ के जी। 500 इंटू 100 अमाउंट आना चाहिए 50,000, ऐसे आना चाहिए ना। 500 इंटू 100 इक्वल्स टू 50,000, 50,000 रुपये खर्चा होना चाहिए। बट आप बता रहे हो जब ऑडिटिंग करी तो पता चला कि 200 रुपये किलो पे इन्होंने फूल लिए हैं, शायद उस फूल वाले को 100 रुपये ही दिए होंगे या हो सकता है 100 रुपये भी नहीं दिए होंगे, बट अपने बुक्स में ऐसे दिखाया हुआ है तो एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर ये दिखा दिया कि ये कैश में पेमेंट हुआ फिर तो फिजिकली जाके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में भी करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से फूल वाले भैया से लिया था। ओके, ऑथेंटिसिटी चेक करना है, फॉर्मुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट, फेयर और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना है, ये भी मॉडर्न ऑडिटिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है। ओके, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स थ्रू ऑडिट रिपोर्ट में ही तो हम अपना ओपिनियन देते हैं एज एन ऑडिटर। क्लियरली बताना है क्या है, अंदर वाले हमको आने नहीं दे रहे हैं, अंदर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अंदर वाले जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। रिपोर्ट क्वालिफाइड मतलब कुछ गड़बड़ है, वैसे तो क्वालिफाई हम सब होना चाहते हैं, सीएम में होना चाहते हैं, बट क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। अनक्वालिफाइड है कि भैया कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला नहीं किया हुआ है, अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना दी जाएगी। तो ये सारी बातचीत ऑडिटर को नए मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ध्यान रखनी होगी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है, एरन्स, एल्डर एंड बेजले ने बोला, जैसे हमसे अभी आईसीआई ने डेफिनेशन दी थी वो बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगती है, उसको आसान करना, याद करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, एरन्स, एल्डर और बेजले ने डिफाइन किया क्या है
broader perspective of evolving auditing, it is accumulation, मतलब इकट्ठा करना, इवेल्युएट करना। अब हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं एविडेंसेस को, पहले तो इकट्ठे करें एविडेंसेस, फिर उनको चेक करें उन एविडेंसेस को, सबूतों को, कि जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, ठीक है, अबाउट इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन एंड रिपोर्ट ऑन द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिश क्राइटेरिया। जो आप इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो और जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ चीज़ों को अलाइन करके देख रहे हैं, क्या जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर से कुछ, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया को बहुत याद कर रहे हैं, अब CID आएगा जल्दी। ओके, ऑडिटिंग शुड बी डन बाय अ competent independent person, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इवेंचुअली। की पर्सपेक्टिव, की एस्पेक्ट्स क्या है हमारे पास, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब मैं ऑडिटिंग का देख रही हूँ, ऑडिटिंग नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है बट वेरीफाई करनी पड़ेगी, वेरीफाइबल होनी चाहिए, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कंप्लायंसेस बेस्ड हो, या चाहे ही वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, इट कुड बी एनीथिंग, करेक्ट। एक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स करने पड़ेंगे, किसको आप कर रहे हो इवैल्यूएट, देयर हैज टू बी सर्टेन पैरामीटर्स, देयर हैज टू बी सर्टेन चेकलिस्ट, ओके, द ऑडिटर मस्ट बी कंपीटेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा को पता ही नहीं ऑडिटिंग कैसे करते हैं, वो ऑडिटिंग कैसे करना चला जाएगा, और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ही कैन नॉट और शी कैन नॉट बी बायस्ड और पार्शियल और एनी वेज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैं खुद हूँ, मेरे हस्बैंड हो, मेरा बच्चा हो, किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए अगर मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है तो। ओके, अगर मैं तीनों बातों को कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, नॉन फाइनेंशियल, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और कंपीटेंट एंड इंडिपेंडेंट, थोड़े से डिटेल्ड मैनर में, आइए उसको देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अंडर ऑडिट कैन बी नॉन फाइनेंशियल बट मस्ट बी वेरीफाइबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है, वो ऑपरेशनल ऑडिट हो रहा है उसका, ठीक है, ताकि चेक किया जा सके कि जो पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। मान लिया मैंने कि फिनेंशियल नहीं है, यहाँ पे फिनेंशियल डेटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट जो ऑडिट है ना वो वेरीफाई करेगी, जैसे कि चीज़ें हाइजीनिक हो रही है नहीं, हाइजीन रिपोर्ट्स देखी जाएगी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉग्स देखे जाएंगे। मान लेते हैं कोई आके चेक करता है कोई मशीन को, कौन आके चेक करके गया, ओके, डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना है, ताकि इंश्योर किया जा सके लॉ का एंगल भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ फिनेंशियल तो नहीं था बट नॉन फिनेंशियल है बट वेरीफाइबल है। वेरीफाई किससे कर रहे हो, इन रिपोर्ट्स के थ्रू कर रहे हो, या देन देयर शुड बी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएशन। जैसे मान लेते हैं कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर्स, ओके, और उसकी ऑडिटिंग हो रही है एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज, लीगैलिटीज, रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उससे रिलेटेड ऑडिट हो रहा है। तो ऑडिटर्स चेक क्या करेंगे कि जो कंपनी है वो फॉलो कर रही है कि गवर्नमेंट के पोल्यूशन नॉर्म्स, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस, कंपेयर करेंगे कितना कार्बन एमिशन चल रहा है, कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, जो भी प्री डिटरमाइंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, कुछ बेंचमार्क्स है उन्हें फॉलो करना होगा, इसलिए तो मैं चेकलिस्ट का नाम ले रही थी यहाँ पर, करेक्ट। देन ऑडिटर कंपीटेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे मान लेते हैं कंपनी है, वो बोल रही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अप्लाई करिए, किसी इन्वेस्टर के पास पैसे चाहिए, देन दे रिक्वायर एन ऑडिट फ्रॉम अ रेप्यूटेड फर्म, जैसे कि कोई डेलॉइट है या EY है या PwC है या नो EY है, यस, जो भी बेसिकली कहने का मतलब है दैट पर्सन हैज़ टू बी क्वालिफाइड to do the audit, correct। if the auditor is related to the company, और related का मतलब independent नहीं है, इसका मतलब है independent ना को, या फिर expertise नहीं है उसके पास, ओके, their report may be biased, वो तो हम नहीं चाहते हैं, अनरिलायबल नहीं होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी। लीडिंग इन्वेस्टर्स टू क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपीटेंट भी चाहिए, इंडिपेंडेंट भी चाहिए वो ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिटिंग क्या नहीं है मेरे बच्चों, ऑडिटिंग एक मैकेनिकल कंपैरिजन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ओके, ये सिर्फ मियर टिकिंग ऐसे करते हैं टिक, तो ठीक है, मियर टिकिंग नहीं है वाउचर्स की, बल्कि एक क्रिटिकल, एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, ओके। कोर प्रिंसिपल क्या है, ऑडिटिंग लॉजिक पे फोकस करती है, सिर्फ अकाउंटिंग पे नहीं,
ओके अब क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल, एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेटिव जैसे भारी भरकम वर्ड्स आ गए हैं, तो आइए दया को बोलते हैं दरवाजा तोड़ ही देते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव मान लेते हैं, ऑडिटिंग क्या है, डिटेक्टिव जैसे है। क्या क्या नाम था उसका, शशांक, जो एक्टर था, ब्योमकेश्वर बैनर्जी करके आया था ना एक डिटेक्टिव वाली मूवी। चलो खैर, शेल्डन हम वो बोल लेते हैं, शर्लॉक होम्स बोल लेते हैं, डिटेक्टिव बोल रहे हैं। एक डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन होनी है या ऑडिटिंग डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन जैसे मान लेते हैं, खाली नंबर्स चेक करना नहीं है, मान लेते हैं इमेजिन, क्योंकि मान रहे हैं तो अब इतनी बार एसीपी प्रद्युम्न को ले आए हैं तो उन्हीं को ऑडिटर बना लेते हैं। ओके, सो वी हैव द ऑडिटर एज एसीपी प्रद्युम्न फ्रॉम सीआईडी। दया, कुछ तो दाल में काला है। ओके, हिज जॉब इज नॉट टू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट ही सीज, बट इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और सच अनकवर करेंगे। ओके, अब हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेटिव है? जैसे हम सीआईडी देखते हैं, है ना, हम सीआईडी वो हर चीज़ में मान नहीं लेता जो दिख रहा है सामने से। ओके, वैसे ही ऑडिटर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। वो क्या पूछता है, दया कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग सीम्स ऑफ, राइट, ये ट्रांजैक्शन सच है या सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे एसीबी प्रद्युम्न बोल रहे हैं, तो क्या क्या ये सच में, आर दीज ट्रांजैक्शंस रियल और आर दे मैनिपुलेटेड? सैलरीज 20 लाख दिखा रहे हो आप, बट दे तो लोगों को 15 ही दे रहे हो भैया, चेक करना पड़ेगा ना, एविडेंस है या बस कहानी बनाई गई है, इज देयर एनी प्रॉपर प्रूफ या कवर अप है? इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो है, इन्वेस्टिगेटिव है ऑडिटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कंपनी दिखा रही है कि उसके बहुत मुनाफे कमा रहा है वो, बट उसके अकाउंट में तो कम ही पैसे रखे हैं भैया। अब सीआईडी जैसे ऑडिट हो रहा है, पैसे कहाँ गए, वेयर हैज द मनी गॉन? ओके, अचानक से कैसे एक महीने में इतने खर्चे हो गए, और साथ में ऑडिटर क्या पूछने वाला है, अचानक से फ्लक्चुएशन क्यों, इतने चेंजेस कैसे फटाफट हो रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रही है। जैसे सीआईडी वाले कर रहे हैं ऐसे ऑडिटर भी कर रहा है। उसी तरीके से ऑडिट के पीछे लॉजिक है प्यारे बच्चों। ओके, ऐसे नहीं, क्योंकि सीआईडी डजंट जस्ट, सीआईडी ऑफिसर जस्ट डोंट गो विद व्हाट पीपल से, कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस, कनेक्ट करते हैं डॉट्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं, है ना। इसी तरीके से ऑडिटर्स भी क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, कुछ कन्फर्मेशंस करते हैं, कुछ सबूत इकट्ठे करते हैं अपने ओपिनियन देने से पहले। ओके, एक फॉलो करते हैं इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, जस्ट लाइक सीआईडी फॉलोअर्स फॉरेंसिक टेस्ट। क्या बोलते हैं, कौन से डॉक्टर सोलंकी, आ गई क्या रिपोर्ट? हाँ, stay independent and unbiased, like ACP Pradyum doesn't trust criminals words without proof, right? Similarly auditors में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, भेजे में सब घुस गया, BMGG सॉर्टेड। ठीक है, तो चलिए आइए डिफरेंस भी देख लेते हैं बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं अकाउंटिंग के बारे में बात करती हूँ प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग में जो इवेंट्स होते हैं, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे लिए, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इम्पैक्ट जो भी इम्पैक्ट कर रहा है करंट ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रपोजिशन को, records financial events impacting an entity's position. ओके, प्रिपेयर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मान लेते हैं 2024-25 है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, या 25-26 है जो भी। ओके, बट जब मैं ऑडिटिंग के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ हम ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं फिनेंशियल रिकॉर्ड्स की, और खाली फिनेंशियल नहीं, अब तुमने नॉन फिनेंशियल भी देख लिया है, चाहे वो कंप्लायंस रिलेटेड हो, चाहे ऑपरेशंस रिलेटेड हो, चाहे परफॉर्मेंस रिलेटेड हो। करेक्ट है, डिटेक्ट करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड, कुछ गड़बड़ है तो, प्लस इंश्योर करेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं और फेयर भी हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट यही डिफरेंस है, बट हमारी बुक में डिटेल्ड टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग कलेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है डेटा को फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू मेक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अब पता चलेगा कितना रुपया आया, कितना गया, उससे जर्नल बनेगा, उससे लेजर बनेगा, उससे पीएनएल बनेगा, उससे बैलेंस शीट बनेगी, है ना। बट ऑडिटिंग क्या है? ये एनालिटिकल और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। जो किताबें आपने बनाई हैं, जो अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, ओके। अब अकाउंटिंग क्या है? यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन जिस समय वो हुई थी, जिस समय हुई है, अगर खर्चा हुआ है, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। आप भी पानी पी लीजिए। बट ये हुआ जब कर रहे हैं, अकाउंटिंग हो रहा है जब खर्चा हो रहा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है। बट ऑडिटिंग बाद में होती है, पोस्टमार्टम हो रहा है, जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा है अब हम देख रहे हैं खोल के, ओके। अकाउंटिंग क्या है? इट मेजर्स द बिजनेस इवेंट्स, किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में। फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। बट ऑडिटिंग में आप रिव्यू करते हो जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स बने हैं ना, उनके ऊपर ओपिनियन। फिनेंशियल रिकॉर्ड्स बनना और अकाउंटिंग में है, उस पर ओपिनियन देना ऑडिटिंग में है, ओके। अकाउंटिंग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी मैनेजमेंट की, शेयर होल्डर्स के और ओनर्स की, और उन लोगों ने जिन्होंने पैसे डाले हुए हैं ताकि मेंटेन जा सके फिनेंशियल रिकॉर्ड्स इस तरीके से, इन सच अ मैनर दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आप जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, उस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे उसके बेसिस पर। बट ऑडिटिंग में क्या हो रहा है? एक ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है किसी बिजनेस एंटिटी द्वारा, ताकि रिव्यू किया जा सके फिनेंशियल स्टेटमेंट और अपना ओपिनियन फिर दिया जा सके। अकाउंटिंग इंड एस के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है, जबकि ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स एसेज आ जाते हैं, जैसे हमने एसे 200 देखा था, मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, लास्ट सेशन में आज हमने रिवाइज भी किया है, ठीक है। ओवरऑल बोल रहे हैं अकाउंटिंग में, it is accountant is not expected to review or report a financial statement but to report the completion of records, compilation साथ में हमने इकट्ठा कर लिया है, रिकॉर्ड पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड बन गए हैं, कंपाइल हो गए हैं, उस पर कहानी मैनेजमेंट द्वारा करी जा रही है। जबकि ऑडिटिंग में ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो एक रिपोर्ट दे, बताए अपना ओपिनियन कि सारे रिकॉर्ड्स बने हैं जो वो ट्रू और फेयर है या नहीं है, ओके। अकाउंटेंट वर्क करता है मैनेजमेंट के लिए, जबकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि अकाउंटेबल है उन लोगों को जो उनके पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, अकाउंटेबल टू द ओनर्स और शेयर होल्डर्स, और मैनेजमेंट को नहीं। यहाँ पे मैनेजमेंट था प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैनेजमेंट था, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, तभी तो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं ना, अनबायस्ड, इम्पार्शियल, करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं? नो सच लायबिलिटीज देयर इन अकाउंटिंग बट ऑडिटिंग में इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर थर्ड पार्टी। भैया पीडब्ल्यूसी ने दी है सत्यम की रिपोर्ट, तो पकड़िए इनको भी, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में नॉट बी मैंडेटरी फॉर स्मॉल इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स, जैसे कि अंडर सेक्शन 44A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट कुड बी मैंडेटरी अंडर अदर लॉज। एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट बोल सकती है बनाना है आपको अकाउंट्स, हो सकता है टैक्स लॉ बोल रहा है नहीं करना है, बट कंपनीज अकाउंट बोल रही है करना है। जबकि ऑडिटिंग एग्जेम्प्ट है इंडिविजुअल्स के लिए, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, स्मॉल पार्टनरशिप्स के लिए तो एग्जेम्प्ट है ऑडिटिंग, जैसे सेक्शन 44A-B में, एंड इवन इन केसेस वेयर मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बट मे बी मैंडेटरी फॉर अदर लॉज। कंपनी अकाउंट में हो सकता है ऑडिटिंग भी मैंडेटरी हो जाए आफ्टर रीच सर्टन थ्रेशोल्ड्स, कुछ सेल्स हो, कुछ रेवेन्यूज हो, कुछ एनुअल टर्नओवर्स हो, उनके बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे हमने डिफरेंस देखा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में, और ये आपका आज होमवर्क भी है, आई वांट यू गाइस टू राइट। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में फॉर 7 मार्क्स, तो ये आप 8 से 9 डिफरेंसेस लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, एंड दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। यू राइट इन योर नोटबुक द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पे तो भेजना ही है, एंड इफ़ यू आर देयर विद मी और इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर करेंगे,
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। बेटे बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, आखिरी, ठीक है, खत्म, बस आज का सेशन ये देखो, बस यहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, आओ ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सीआईडी, एसीपी, प्रद्युम्न याद रखना। ओके, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन हैव अ फैक्ट फाइंडिंग कैरेक्टर, दोनों में ही कुछ तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। दोनों ही सिस्टमैटिक है, दोनों ही क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं कि जो हमारे पास बातचीत हो रखी है, जो रिसोर्सेज, एविडेंसेस, सबूत अवेलेबल हैं, उनको हम देख रहे हैं कितने सही हैं। येट डिफरेंसेस तो हैं। क्या डिफरेंस है? ऑडिटिंग में एक इंडिपेंडेंट और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन हो रहा है, जो भी सबूत है, ओके, द अकाउंटिंग और अदर डेटा इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ताकि असर्टेन किया जा सके कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ट्रू और फेयर है कि नहीं है। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और अदर डेटा इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू असर्टेन द true and fair view of financial statements of an enterprise. बट जब मैं इन्वेस्टिगेशन बोल रही हूँ, इसको हम बोल सकते हैं एग्जामिनेशन किसकी है? अकाउंट्स की, रिकॉर्ड्स की, ताकि कुछ फैक्ट्स को असर्टेन किया जा सके। यहाँ पे ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ऑडिटिंग में इन्वेस्टिगेशन होती है, बट खाली इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग होती है, दैट वोंट बी करेक्ट। Okay, for some special purpose which varies from assignment to assignment. Investigation इसका कैसे होना है और उसका कैसे होना है डिपेंड हो सकता है, वेरी हो सकता है, अलग हो सकता है। अप्रोच ऑडिटर की थोड़ी स्केप्टिकल होती है, सस्पिशियस नहीं होती, कुछ तो गड़बड़ है। ऑडिटर ऐसे सोच के नहीं जाता कुछ तो गड़बड़ है, हाँ वो अपने आँख कान नाक सब खुले रखता है, अपने सारे सेंसेस को, स्केप्टिकल तो रहता है कि आप कैसे बोल रहे हो कि यही है रेट, ऐसे 20 लाख दे रहे हो सैलरीज में, ओके लेट मी चेक, स्केप्टिकल तो होता है। बट ये नहीं कि हमेशा ही यही सोच रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। जबकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना, वो सस्पिशन, शक से ही चालू होती है। दाल में कुछ काला नहीं दया, यहाँ पर तो दाल ही काली लग रही है। ओके, एंड कलेक्ट्स एविडेंसेस टू इधर कंफर्म, या फिर जो आपका सस्पिशन था, मुझे ऐसा शक हुआ बट फिर सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ऐसा हमें नहीं पाया गया। ओके, अगर आपने दो पति देखी होगी तो काजोल को हुआ था ना सस्पिशन। खैर चलिए, अब क्या बोल रहे हैं? ऑडिट में, ऑडिट का स्कोप काफ़ी बड़ा है। अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलूँ तो स्कोप डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? उस लॉ के द्वारा जिसके अंडर ऑडिट हो रहा है। टैक्स ऑडिट हो रहा है तो हम टैक्स का रेलेवेंस ले लेंगे, कॉस्ट ऑडिट हो रहा है तो कॉस्ट का ऑडिट रेलेवेंस ले लेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा। तो किसका ऑडिट हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए उस स्कोप के अंतर्गत आपको काम करना है। ओके, जैसे मान लेते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट ऑडिट तो मैनेजमेंट ऑडिट भी हो सकता है। बट जब मैं इन्वेस्टिगेशन बोल रही हूँ, ऑन द अदर हैंड, ये लिमिटेड है। कितने समय के लिए, कौन से पीरियड में, कौन से एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का? अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर रहे हैं कि वो ट्रू है, फेयर है या नहीं। जबकि इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है। जैसे कोई पार्टनर आ रहा है तो वो जानना चाह रहा है सब कुछ अंदर सही है नहीं, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऑडिट कंडक्ट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, है ना, जैसे ऐसे हमने बोला। जबकि इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व ही हो जाता है ऑडिटिंग का प्रोसीजर। एविडेंस इज सबूत। ऑडिटर इवैल्यूएट करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्राइमरली ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, बेस्ड ऑन द परसुएसिव एविडेंस, जो आपको बोल रहे हैं, जो सबूत आपको बोल रहे हैं हाँ सही कह रही है, बुलाती है तो जाने का, हाँ। एन इन्वेस्टिगेटर कैन ड्रॉ his conclusions only on the basis of substantial and sometimes conclusive evidence। 100% यही है,
ठीक है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, जबकि यहाँ पे पर्सुएसिव एविडेंस ऐसा लग रहा है, सारे चश्मदीदों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑडिटिंग में बात हो रही है। पीरियोडिसिटी ऑडिटिंग रूटीन एक्सरसाइज है, नॉर्मली हर साल ही होती है। ठीक है, जैसे वो हर साल एक भाई हम आने दे रहे हैं उस दुकान के अंदर, करेक्ट, छोटी सी दरवाजे या खिड़की से। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इट मे स्प्रेड ओवर पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हुआ आज का सेशन ख़त्म। तो मैं आपका होमवर्क आज क्या है, आपको ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस अपनी नोटबुक में लिखना है और थोड़ा सा समय ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन को पढ़ने में देना है। बाकी आज हमने नेचर भी देखा है अपने ऑडिटिंग का और फीचर्स भी देखे हैं, दोनों को पढ़ना है। फीचर्स को आई वांट यू गाइस टू राइट द बुलेट्स, खाली हेडिंग हेडिंग लिख लो, अंदर का नहीं लिखो। वीआईपी कार का हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो वाई विद दिस मेरे प्यारे बच्चों, आई टेक योर लीव, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ऑडिटिंग यहाँ से हम बढ़ते ही चले जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा वादा रहा आपको। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।